आप सब। आज की हमारी कहानी है पति गया, घर बदल गया। रिमझिम फुहारों से भीगा हुआ वह दिन हमेशा के लिए सीता की जिंदगी में एक तूफान लेकर आया। सुबह सब कुछ सामान्य था। सीता अपनी सास, ससुर और जेठ जेठानी के साथ घर के कामकाज में लगी हुई थी। उसका पति रवि रोज की तरह दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। सीता ने उसके लिए पराठे बनाए, दही रखा और कहा, ज्यादा मत खाओ, देर हो जाएगी। रवि मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मेरी इतनी चिंता रहती है सीता, लेकिन ये चिंता ही मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी बना देती है। सीता के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। ये उसकी शादी के 5वें साल का दौर था। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, कभी कभी सास से छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, लेकिन रवि हमेशा बीच में आकर सब संभाल लेता था। सीता को लगता था कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए, जब तक रवि उसके साथ है कोई डर नहीं। लेकिन किस्मत कब किसका साथ छोड़ दे ये किसी को नहीं पता। उसी दिन शाम को रवि का फोन आया। सीता ने सोचा होगा कि वह हमेशा की तरह कहेगा कि देर हो जाएगी, लेकिन फोन किसी और ने उठाया था। आवाज थी, आप रवि की पत्नी बोल रही हैं। सीता का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से हाँ कहा। आवाज आई, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन रवि का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल लाया गया है। सीता की सांसें जैसे रुक गईं। हाथ कांपने लगे। उसने फोन गिरा दिया और चिल्लाई, माँ जी, बाबूजी, रवि का एक्सीडेंट हो गया है। घर में अफरातफरी मच गई। सब लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचे। रवि को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर कहा, पेशेंट की हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस इन्हें ठीक कर दो। लेकिन किस्मत ने सीता की प्रार्थना नहीं सुनी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरा गंभीर था। बोले, हमें अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पेशेंट को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही सीता जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख अस्पताल की दीवारों को चीर गई। उसके जीवन का सहारा, उसका सब कुछ अचानक उससे छिन गया। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग घर लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक जो घर हंसी खुशी से गूंजता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। सीता के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? रवि की मौत के बाद सीता का ससुराल उसके लिए कैसा होगा? क्या वही अपनापन रहेगा या कुछ बदल जाएगा? रवि की मौत को 1 महीना हो चुका था, लेकिन सीता के लिए जिंदगी जैसे ठहर गई थी। हर सुबह वह यही सोचकर उठती कि यह कोई बुरा सपना है और अभी रवि दरवाजे से मुस्कुराता हुआ अंदर आएगा। लेकिन हर बार हकीकत उसे झकझोर देती। उसके पास अब सिर्फ रवि की तस्वीर थी, जो कमरे की दीवार पर टंगी थी और जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। पहले कुछ दिनों तक घर में हर कोई सीता का ख्याल रख रहा था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी सब उसे ढांढस बंधाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घर का माहौल बदलने लगा। अब उतनी सहानुभूति नहीं थी। जेठानी की नजरें अब बदल चुकी थीं। जब वह सीता को कमरे में अकेले बैठा देखती तो ताने मार देती। सीता, कब तक ऐसे रोती रहोगी? जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। और सुनो, घर का काम भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। हम सबके अपने अपने काम हैं। सीता चुप रह जाती। उसे पता था कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन दिल के घाव इतने गहरे थे कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सास भी अब बदलने लगी थीं। पहले जो कहती थीं, बेटी जैसी है हमारी सीता, अब कहने लगी, देखो बहू, ज्यादा मायके मत जाया करो, लोग क्या कहेंगे? और हाँ, घर के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हमें सब सोचना पड़ेगा। सीता को यह सुनकर झटका लगा। उसके मन में सवाल उठा, क्या अब मैं सिर्फ बोझ बन गई हूं? रवि की मौत के बाद उसकी नौकरी से मिलने वाला पैसा और कंपनी से मिलने वाला मुआवजा ही अब उसकी एकमात्र सहारा था। लेकिन यही बात ससुराल के लोगों के मन में लालच भी जगा रही थी। एक दिन जेठ और उसकी पत्नी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और सीता ने अनजाने में उनकी बात सुन ली। जेठ कह रहा था, देखो, कंपनी से अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर सीता के मायके वाले बीच में न आए तो यह पैसा घर में रहेगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। सीता का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रही, बल्कि पैसों का जरिया बन गई है। उसी रात सास ने बातों बातों में कहा, सीता, बेटा तो चला गया, लेकिन हमें आगे की सोचनी है।
देखो, ज्यादा मायके मत जाया करो, लोग बातें बनाएंगे। और एक बात और, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर चाहो तो हम तुम्हारा कहीं और रिश्ता दे। सीता को यह सुनकर जैसे करंट लग गया। उसने कहा, माँ जी, अभी तो रवि को गए हुए महीना भी नहीं हुआ और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मेरा मन मत दुखाइए। सास ने कहा, बेटा, हम तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं। घर में अकेले रहने से क्या फायदा, और हमें भी देखो, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें कौन संभालेगा। सीता ने समझ लिया था कि अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। रिश्तों में जो गर्मजोशी थी वह अब ठंडी हो रही थी, और असली वजह सिर्फ पैसा था। दूसरी तरफ उसके मायके वाले भी बार बार फोन कर रहे थे। सीता, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए वहां रहना मुश्किल है, चाहो तो हमारे पास आ जाओ, वहां तुम्हारे अपने लोग हैं, हम तुम्हारा हर हाल में साथ देंगे। लेकिन सीता दुविधा में थी। अगर वह मायके जाती है तो समाज क्या कहेगा, और अगर ससुराल में रहती है तो यहाँ का बदलता रवैया उसे तोड़ देगा। यही दुविधा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। रवि की मौत को 3 महीने हो चुके थे और अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले हर समय सीता के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। सास अब सीता को हर छोटी बड़ी बात पर टोकने लगी थीं। बहू, यह काम ऐसे नहीं होता, तुम्हें तो 5 साल हो गए शादी को, अब तक घर के ढंग नहीं सीखे। सीता चुप रह जाती। उसे पता था कि यह ताने उसके अकेलेपन को और गहरा करने के लिए हैं। एक दिन दोपहर को सास-ससुर अपने कमरे में बैठे थे। दरवाजा पूरा बंद नहीं था। सीता पानी देने के लिए गई और उनकी बातों के कुछ हिस्से सुन लिए। ससुर धीमी आवाज में कह रहे थे, देखो, रवि की कंपनी से जो 20 लाख का मुआवजा आने वाला है, वो पैसा घर में रहना चाहिए। अगर सीता मायके चली गई तो उसके माँ बाप उस पैसे पर नजर गड़ाएंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। सास ने कहा, हाँ, और हमें ये भी देखना है कि अगर सीता यहीं रहे तो कैसे रहे, वरना लोग बातें बनाएंगे। लेकिन बहू के पास पूरा हक है उस पैसे पर, हमें कानूनी तौर पर भी सोचना होगा। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी से ज्यादा लोगों की नजर उसके पैसों पर है। कुछ दिनों बाद कंपनी से मुआवजे की रकम आ गई। पैसे सीता के खाते में जमा हुए, क्योंकि रवि की नामिनी वही थी। उसी दिन से घर का रवैया और ज्यादा बदल गया। सास ने मीठी आवाज में कहा, बहू, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, पैसा भी घर का है, सबका है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सीता ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि इन बातों के पीछे की असली वजह क्या है। अब उसके खर्चों पर भी सवाल उठने लगे। अगर वह बाजार से कुछ खरीद लाती तो जेठानी ताना मार देती, वह पैसे तो अब तुम्हारे पास हैं, जो मन करे करो, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे खर्चे। सीता हर रोज टूट रही थी। मायके से फोन आता तो उसका मन करता वहीं चली जाए, लेकिन उसे डर था कि अगर वह यहां से चली गई तो ये लोग पीछे से कैसी बातें बनाएंगे। समाज भी तो यही कहेगा कि पति के मरते ही बहू ने ससुराल छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सीता को हिला दिया। सुबह सुबह जेठानी ने उससे कहा, सीता, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या, सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, हमारा भी तो बोझ बढ़ता है। और एक बात और, ये पैसों के बारे में मत सोचो, ये घर के लिए ही हैं, तुम्हें कोई हक नहीं कि इन्हें अपनी मर्जी से उड़ाओ। सीता को गुस्सा आ गया। उसने पहली बार पलटकर कहा, ये पैसे मेरे पति की कमाई के हैं, उन्होंने जान गंवाई है, मैंने नहीं, और इन पैसों पर मेरा पूरा हक है, किसी और को इसमें बोलने का हक नहीं। इतना कहते ही सास कमरे से बाहर आईं और गुस्से में बोली, बहू, जुबान संभाल कर बात करो, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि तुम अपनी मनमानी करो। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें हमारे तरीके से रहना है तो रहो, वरना दरवाजा खुला है। सीता को पहली बार खुलकर एहसास हुआ कि उसका यहां रहना अब सिर्फ दिखावा है। वो यहां सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की जा रही है क्योंकि पैसा उसके नाम पर है। उस रात सीता ने देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में इस घर में सुरक्षित हूं? क्या अब मुझे मायके चले जाना चाहिए, या यहां रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? यह लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली थी। सीता की जिंदगी अब लगातार तनाव में बीत रही थी। रवि के जाने के बाद जो अकेलापन था, वह अब डर और असुरक्षा में बदल चुका था।
मुआवजे के पैसे आने के बाद ससुराल का असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। हर दिन कोई न कोई ताना, कोई न कोई बहाना, ताकि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह अब इस घर में बोझ है। एक दिन सास ने खाने की मेज पर बैठते हुए सीता से कहा, बहू देखो, अब तुम्हारे पास पैसे हैं, घर की मरम्मत करवा देते हैं। हमारे कमरे की छत टपक रही है। वैसे भी यह घर तुम्हारा ही तो है। सीता ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन अभी रवि को गए 4 महीने भी नहीं हुए। मुझे थोड़ा समय दीजिए। फिलहाल मैं कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही। सास ने तीखे स्वर में कहा, फैसला तो लेना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि बहू पैसे लेकर बैठ गई। हम मां बाप क्या करें, बूढ़े होकर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। सीता का दिल भर आया। उसने खुद से कहा, क्या इन लोगों को मेरी पीड़ा नजर नहीं आती? क्या इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए? दिन बीतते गए और हालात और बिगड़ते गए। एक दिन जेठ और उसकी पत्नी सीता के कमरे में आए। जेठ ने सीधे कहा, देखो सीता, हमें पता है कि पैसे तुम्हारे नाम पर हैं, लेकिन यह घर और हम सबका है, इसलिए हमें लगता है कि पैसे सब में बांट दिए जाएं। सीता को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये मुआवजा कंपनी ने मुझे दिया है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं। इसका कोई कानूनी हक आप लोगों को नहीं है। जेठानी ने बीच में कहा, कानून की बातें मत करो सीता, हमें सब पता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेले सब मिलेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सोच लो, कहीं कोर्ट कचहरी की नौबत न आ जाए। सीता को लगा कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। उसने उस रात अपने मायके फोन किया। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, हम तुझसे बार बार कह रहे थे कि वहां मत रह। अब देख ले, उनका असली चेहरा सामने आ गया। तू वहीं क्यों रह रही है? सीता ने कहा, मां, मुझे डर लगता है। अगर मैं चली गई तो ये लोग मेरे पीछे कैसी बातें करेंगे? लोग क्या कहेंगे कि पति के जाते ही बहू ने घर छोड़ दिया? मां ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन तेरी सुरक्षा सबसे पहले है। और ये पैसे तेरे हैं, किसी और के नहीं। अगर तू चाहे तो हम वकील से बात करें। सीता पूरी रात सोचती रही, क्या मुझे सच में कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए? क्या मैं यहां रहकर खुद को और मुसीबत में डाल रही हूं? अगले ही दिन सुबह जब वह रसोई में काम कर रही थी, तब उसने सास और जेठानी को बातें करते सुना। वे कह रही थीं, हमें सीता को डराना पड़ेगा, वरना वो पैसे नहीं देगी। देखना, 2 दिन में मान जाएगी। सीता का दिल कांप गया। अब उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ लालच नहीं बल्कि साजिश है। उसी शाम जब वह अपने कमरे में थी, जेठ ने दरवाजा खटखटाया। बोला, सीता, सोच लिया तुमने? पैसों का क्या करना है? वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सीता ने बिना डरे कहा, कानून से बढ़कर कोई नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो कर लीजिए, लेकिन याद रखिए, ये पैसे मेरे हैं और मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। जेठ गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। सीता का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था, अब चुप रहना आत्महत्या के बराबर है। उसने उसी रात वकील से मिलने का प्लान बनाया। लेकिन यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले उसके हर कदम पर नजर रख रहे थे। अगली सुबह सीता ने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने पर्स में जरूरी कागजात रखे, रवि का डेथ सर्टिफिकेट, शादी के दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स, और मन ही मन तय कर लिया कि वकील से मिलना है। लेकिन ससुराल के लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जब वह बाहर जाने लगी तो सास ने तुरंत पूछ लिया, कहाँ जा रही हो बहू? इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकल रही हो? सीता ने झूठ कहा, मंदिर जा रही हूं, मन बहुत घबराया हुआ है। सास ने शक भरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। सीता सीधे अपने मायके पहुंची। मां और भाई पहले से ही चिंता में थे। भाई ने कहा, दीदी अब और मत सोचो, हम वकील से बात करते हैं। ये लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। सीता ने सिर हिलाया, हाँ, अब मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। वकील से मिलने पर उसने पूरा मामला समझाया। वकील ने कहा, देखिए, ये मुआवजे की राशि आपकी है। कानूनी तौर पर ससुराल का कोई हक नहीं है। अगर वे जबरदस्ती करेंगे तो हम पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा।
सीता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी उसके मन में था। इधर ससुराल में उसके मायके जाने की बात पर हड़कंप मच गया। जेठानी ने गुस्से में कहा, देखा माँ जी, हमने कहा था ना, ये औरत हमें धोखा देगी, पैसे लेकर भाग जाएगी। सास ने तैश में कहा, ऐसा नहीं होने देंगे, हमें भी चाल चलनी होगी। अगले दिन जब सीता वापस लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। सब उससे ठंडेपन से बात कर रहे थे। रात को जेठ ने सीधे कहा, सीता, हमें पता है कि तुम वकील से मिलने गई थीं। ये सब क्यों कर रही हो? अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो हम भी तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे कि तुमने घर से गहने और पैसे चुराए। सीता चौंक गई। क्या बकवास है ये? मैंने कुछ नहीं चुराया। जेठ हंसते हुए बोला, साबित करना पड़ेगा। और एक बात सुन लो, अगर हमारी बात मानी और पैसे बांट दिए तो हम चुप रहेंगे, वरना न कोर्ट तुम्हें बचा पाएगा न तुम्हारा मायका। सीता का खून खौल गया। वह बिना डरे बोली, मैं किसी से नहीं डरती। तुम लोग जो कर सकते हो कर लो। मैंने ठान लिया है कि मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। उस रात उसने अपने भाई को सब बताया। भाई ने तुरंत कहा, अब तो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा, ये लोग तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। सीता को डर लग रहा था कि कहीं वे लोग सच में उसके कमरे में कुछ रखकर चोरी का इल्जाम न लगा दें। इसलिए उसने अपने कमरे की हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ताकि कोई उसे झूठे केस में न फंसा सके। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सीता का शक सही साबित हो गया। सुबह जब वह नहा रही थी तब जेठानी उसके कमरे में गई, लेकिन सीता ने दरवाजे के पास सीसीटीवी जैसा एक छोटा कैमरा लगा रखा था जो उसके भाई ने दिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जेठानी अलमारी में कुछ रख रही है। सीता ने तुरंत यह वीडियो अपने भाई को भेजा और कहा, देखो ये लोग क्या करने वाले हैं। भाई ने कहा, अब बिल्कुल मत डरो, कल सुबह हम पुलिस के साथ आएंगे। अब सीता ने ठान लिया था, इस जाल से निकलना ही होगा। अगले दिन एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे परिवार की सच्चाई सबके सामने ला देगा। अगली सुबह का सूरज सीता के लिए उम्मीद और हिम्मत लेकर आया। उसने रात भर जागकर यही सोचा था कि अब पीछे हटना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना होगा। सुबह सुबह उसने भगवान के आगे सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मुझे शक्ति देना। करीब 10 बजे सीता के मायके वाले घर पहुंचे। उनके साथ एक पुलिस की गाड़ी भी थी। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी, ससुराल में हड़कंप मच गया। सास घबराई हुई बाहर आईं। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, सच सामने आएगा, कोई झूठ अब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर अंदर आया और सबको हॉल में बैठने को कहा। उसने कहा, हमें सूचना मिली है कि इस घर में बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे फंसाने की साजिश की गई है। हमें तलाशी लेनी होगी। जेठ गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है, सीता झूठ बोल रही है। सीता ने शांत स्वर में कहा, झूठ? तो फिर ये वीडियो देख लीजिए। उसने मोबाइल से वह फुटेज पुलिस को दिखाया जिसमें जेठानी उसके कमरे में जाकर अलमारी में। वीडियो देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत जेठानी से पूछा, ये क्या कर रही थीं आप? जेठानी हकलाते हुए बोली, वो मैं तो बस देख रही थी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो, हमें सब समझ में आ रहा है। औरत को सताना, उसके पैसे हड़पने की कोशिश करना और झूठा केस बनाने की साजिश करना, ये सब बड़े अपराध हैं। सास-ससुर चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जेठ चिल्लाकर बोला, सीता, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तूने पुलिस बुलाकर बड़ी गलती की है। सीता ने डटकर कहा, गलती मैंने नहीं, तुम लोगों ने की है। मैं यहां रहकर रोज रोज अपमान नहीं झेलूंगी। ये घर, ये लोग मेरे नहीं रहे। लेकिन याद रखो, रवि के जाने के बाद भी मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। पुलिस ने जेठ और उसकी पत्नी को थाने ले जाने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर ने सास-ससुर को चेतावनी दी, अगर दोबारा बहू को परेशान किया तो आप सब जेल जाएंगे। सीता ने अपनी सारी जरूरी चीजें समेटीं और मायके जाने का फैसला किया। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने सही किया। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। तू अपना नया सफर शुरू कर। गाड़ी में बैठते समय सीता ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास भी। उसने मन ही मन कहा, रवि, तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी दी हुई हिम्मत है।
अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। सीता ने अपने मायके में नई शुरुआत की। वकील की मदद से उसने पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। समाज ने बातें की, लेकिन सीता ने किसी की परवाह नहीं की। आज वह उन औरतों के लिए मिसाल है जो अकेली होने पर हार मान लेती हैं। उसने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, हिम्मत और आत्मसम्मान से लड़ाई जीती जा सकती है। एक हादसे ने सब बदल दिया, लेकिन एक औरत ने खुद को टूटने नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।